Okay, so let's start the session. Today there is a problem with Zoom where I can't record the session on cloud. So I have started recording on my local server, local machine. Okay, so I'll try to make it available for you as soon as possible. Okay, so last time यानी कल हम लोगों ने जो अनोवा पढ़ा था उसमें कोई इश्यू किसी को, एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग? Any problem, any issue? All good? सर एक मेरा डाउट था, क्वेश्चन था, अनोवा में हम कितने सैंपल्स कंसीडर कर सकते हैं मैक्सिमम लिमिट? सच कुछ नहीं है उसके अंदर में, मतलब वो मैंने लिमिट्स वगैरह चेक नहीं किए, बट आई थिंक देयर शुड नॉट बी दैट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. नीड टू चेक ऑन दैट पार्ट. सर हम्म. सर there's a question कल जब आप एक फॉर्मूला का आपने टैब दिखाया था, उस पर 3 वैल्यूज दिए हुए थे, बिटवीन एंड टोटल. प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी वी कैलकुलेटेड टोटल विद इन वाला. तो उसमें मतलब कुछ डिफरेंस होता है या मतलब किस तरीके से वो वर्क करती है दोनों चीजें? मतलब टोटल जो रहता है वो किस लिए कैलकुलेट करते हैं, ये पूछना चाह रहे हो? हाँ, तो टोटल मतलब पता कि हमको स्क्वायर्स ऑफ विद इन चाहिए या फिर टोटल चाहिए, क्योंकि हमने एक जगह टोटल भी किया हुआ था. हाँ, वो टोटल इसलिए किया था कि एक तरह का वो वैलिडेशन होता है जो ये बताता है कि बिटवीन और विद इन दोनों का सम जो रहता है वो टोटल के बराबर होना चाहिए. तो इफ यू वांट टू इंश्योर दैट कि आपने जो विद इन कैलकुलेट किया है और जो बिटवीन कैलकुलेट किया है वो दोनों बराबर निकल के आए हैं, सो दैट दे बोथ शुड सम अप टू टोटल. वो इसलिए कैलकुलेट होता है. जैसे एक और जब हम लोगों ने विद इन निकाला था, 3 इंडिविजुअल ग्रुप्स का, उसको भी हम लोगों ने सम करने के बाद यूज किया था, तो वो टोटल था. मतलब उसको हम टोटल नहीं, वो टोटल नहीं था, वो टोटल विद इन था. विद इन में भी टोटल होगा ना, पहले ग्रुप का विद इन, दूसरे ग्रुप का विद इन, तीसरे ग्रुप का विद इन. इसी तरह से पहले ग्रुप का बिटवीन, दूसरे ग्रुप का बिटवीन, तीसरे ग्रुप का बिटवीन. जब तीनों को जोड़ोगे तो टोटल बिटवीन आएगा, तीनों विद इन को जोड़ोगे तो टोटल विद इन आएगा, और टोटल विद इन और टोटल बिटवीन को जोड़ोगे तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आएगा. ठीक है, Yes. चलो आगे बढ़े. ऑल राइट, सो आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है स्टेटिस्टिक्स को. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन टॉपिक इन द स्टेटिस्टिक्स, और उसके लिए आप लोगों के और भी दूसरे प्लानिंग्स हैं. सो वी आर लेफ्ट विथ वन टॉपिक ओनली. तो इसलिए अभी थोड़ा सा मैं एक डेविएशन ला रहा हूँ, चेंज ला रहा हूँ, आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक ला रहा हूँ. एंड देन वी विल रिज्यूम ऑन द स्टेटिस्टिक्स का जो भी अपना बचा हुआ पोर्शन है, विच इज जस्ट काई स्क्वायर टेस्ट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज इन पाइथन, जो कि एक सेशन के बराबर का होता है. तो वो मैं अभी होल्ड किया है आज. ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स हो गया है. सो जस्ट चेंजिंग द पेस अ बिट एंड मूविंग टू डिफरेंट डायरेक्शन. सो आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एंड दैट टॉपिक इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मशीन लर्निंग. अगेन जो स्टेटिस्टिक्स का बचा हुआ टॉपिक है, विच इज काई स्क्वायर टेस्ट, देन implementation in Python, and few miscellaneous topic. तो ये जो तीनों चीजें हैं, दैट इज स्पेनिंग अप्रोक्सीमेटली 1 सेशन. ठीक है, वो मैं थोड़ा बाद में लूंगा, सो दैट कि थोड़ा एक रिलीफ हो जाए. बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिक्स हो गया और आप लोग
और आप लोग जो रहेगा बीच में रिकवर कर पाए, मतलब जिन लोगों ने भी अभी पीछे चल रहे हैं दे कैन कवर द ग्राउंड। तो इसलिए ये अभी थोड़ा आप लोगों को ब्रीदर दे रहा हूँ मैं। इसके बीच में आप लोगों के जो भी प्रैक्टिस रहती है, कुछ भी और चीजें रहेगी अभी टिल अनोवा, यू फिनिश इट, यू आस्क योर क्वेश्चन एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी अगर इसके बाद जो रहेगा विच इज काई स्क्वायर टेस्ट एंड अदर थिंग, आई विल पिक अप मे बी इन अनदर 2 to 3 weeks, और जो भी अपना दिस टाइम रहेगा आई विल पिक अप दैट। so this is something I have kept pending. Okay, and now we are switching the topic to machine learning, right? now आज से हम लोग देखते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है, एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें हम लोगों को चाहिए हो सकती है इसमें। ठीक है, आज थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी है यहाँ पे जूम में। जूम का क्लाउड आउटेज चल रहा है, सो आई कांट रिकॉर्ड द सेशन ओवर द क्लाउड, बट मैं उसको लोकल सिस्टम में रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ। एज सुन एज इट इज पॉसिबल आई विल मेड इट लाइव द रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है, ओके। सो मशीन लर्निंग क्या होता है, वाई वी लर्न मशीन लर्निंग एंड हाउ इट वर्क्स, ये आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में हम लोग एक ब्रांच स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग की, दैट इज कॉल्ड एज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग, अभी क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग, कैसे हम पहचानते हैं कौन सा सुपरवाइज्ड है कौन सा अनसुपरवाइज्ड है, वो थोड़ा सा होल्ड करो। वो थोड़ा बाद में समझेगा, क्योंकि अगर मैंने अभी समझाने की कोशिश करी तो आपको नहीं समझेगा कि क्या होता है वो। ठीक है, तो मशीन लर्निंग अब में हम लोग सुपरवाइज लर्निंग शुरू कर रहे हैं। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मतलब मशीन लर्निंग की दो ब्रांचेस होती है, एक सुपरवाइज लर्निंग और दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग एंड दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग तो अभी शुरू नहीं कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग से। अनसुपरवाइज लर्निंग इसके बाद आएगा। और सुपरवाइज लर्निंग में भी हमारे पास दो अलग अलग एरिया आते हैं, दो अलग अलग ब्रांचेस होती है, मतलब दो अलग अलग आई वुड से टेक्निक्स होती है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। वन प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिग्रेशन एंड अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। नाउ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन ये क्या चीज होती है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन के साथ। व्हाट इज रिग्रेशन एंड हाउ इट वर्क्स। सो रिग्रेशन टेक्निक जो रहेगा ये क्या होता है और किस लिए काम आता है। ठीक है, तो इससे इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रिग्रेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन से। सो अब थोड़ा आपको डिटेलिंग करता हूं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर रिग्रेशन। नाउ लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, एंड रिग्रेशन जानने से लीनियर रिग्रेशन जानने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं रिग्रेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल। सपोज आप लोगों में से कोई एक सुपर स्टोर है, उसका मैनेजर, मैनेजर ऑफ अ सुपर स्टोर। सो एनी वन ऑफ यू इज अ मैनेजर ऑफ अ सुपर स्टोर। अब लेट्स से आप मैनेजर हैं सुपर स्टोर के, मे बी इट इज अ बिग बाजार और डी मार्ट और वट एवर बी द नेम दैट यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, तो इसके आप मैनेजर हैं। एंड नाउ while managing the superstore you have to predict predict the profit of superstore. You have to calculate the profit of superstore और predict the profit of superstore. तो अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि किसी भी सुपर स्टोर का जो प्रॉफिट रहता है वो किन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आप लोग बता पाएंगे क्या मुझे? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रॉफिट ऑफ अ सुपर स्टोर डिपेंड्स? एनीवन? Sir, number of customers. होल्ड ऑन, नंबर ऑफ कस्टमर्स, cost price, sale price, number of products sold out, सेल्स प्राइस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और कोई? Location. लोकेशन, ओके।
कभी कभी इसका रीजन भी देना पड़ेगा। हाँ, और कोई? मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग और मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट, हम्म, ऑफर्स, So location and accessibility, can that be counted? लोकेशन ऑलरेडी हो गया। Variety of goods. the way we keep our things like बच्चों का सेक्शन नीचे आएगा, then elderly, so shelving, अलाइनमेंट ऑफ गुड्स इन इट। ठीक है, अभी ये सब चीजें आप बोल रहे हो, आप थोड़ा सा सोच के बोलो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपने यहाँ पे बोली है उसमें अभी तो मैं ब्लाइंडली लिख रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं उसको कुछ सोच नहीं रहा हूँ, बट इसमें से बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव है। लाइक अभी ध्यान देना, जैसे आपने बोला कि प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्या प्रॉफिट इनमें से किसी चीज पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कस्टमर पे डिपेंड करेगा प्रॉफिट? पूछ रहा हूँ मैं नहीं, आपको। सेल पे डिपेंड करेगा। सेल्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कस्टमर पे नहीं करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर, चलो आप ठीक है, आप सुपर स्टोर के अंदर पॉपकॉर्न रख दो, जैसे बिग बाजार करता है, फ्री पॉपकॉर्न रखता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। बट अंटिल द कस्टमर बाय अ गुड फ्रॉम यू, उससे कुछ नंबर ऑफ कस्टमर से आपको फायदा नहीं होना है। तो क्राउड इज नॉट अ प्रॉफिट, बट द प्रॉफिट इज द सेल्स आउट ऑफ इट। उससे जो सेल्स होती है उससे प्रॉफिट होता है। तो बेटर जो मेजरमेंट होगी यहाँ पे वो होगी सेल्स, राइट, रादर देन नंबर ऑफ कस्टमर। नंबर ऑफ कस्टमर क्या होता है? तो नंबर ऑफ कस्टमर सेल्स जनरेट करने का एक तरीका होता है, बट नंबर ऑफ कस्टमर इज नॉट डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू प्रॉफिट, ये हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो नंबर ऑफ कस्टमर हमारे पास सही मेजर नहीं होगा, इंस्टेड आप उसको सेल्स बोल सकते हैं। इसी तरह से सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस से क्या फर्क आने वाला है? किसी ने सेल्स प्राइस बोला था, इसका क्या फर्क है? प्राइस से क्या फर्क आएगा? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मैंने बोला था। हाँ, बेसिकली जितना मार्जिन होगा उसके बेसिस पे हम लोग का प्रॉफिट कंप्यूट होगा। तो Purchase and sell. बेटर क्या होगा? मार्जिन रादर देन सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस आप कुछ भी कर दो, मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, राइट। डायरेक्टली सेल्स प्राइस डिपेंड नहीं करेगा, मार्जिन करेगा ना, कि आप सेल्स प्राइस, तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो अगर आप बोलेंगे तो मे बी एक FMCG जो रहता है वो 100 रुपीज का आता है, मतलब कोई भी एक आइटम है, मे बी लेट्स से बिस्किट है, तो बिस्किट जो रहता है 100 रुपीज का आता है। इसी तरह से नॉट अबाउट द सुपरमार्केट, बट पेट्रोल भी 100 रुपीज का आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स प्राइस तो दोनों का सेम है, पर क्या प्रॉफिट दोनों केसेस में सेम होगा? पेट्रोल के अंदर जो भी डीलर रहता है उसका कमीशन 6 रुपीज होता है, 3, 4, 5 या 6 रुपीज ऐसा कुछ होता है, जबकि यहाँ पे जो रहता है मार्जिन जो रहता है 30 to 40% होता है, तो यहाँ पे 30 रुपए तक भी हो सकता है। तो प्रॉफिट किस केस में ज्यादा होगा? बिस्किट जिसमें वाला। मार्जिन ज्यादा होगा, जिसमें जिसमें ज्यादा मार्जिन होगा। ठीक है, तो सेल्स प्राइस मैटर नहीं करता, मार्जिन मैटर करता है। इसी तरह से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इससे हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, सॉरी सोल्ड, सोल्ड लिखा है, सोल्ड लिखा है, मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सेल्स अगेन, तो ये और ये सेम पॉइंट हो गए। देन लोकेशन, अब लोकेशन का क्या फर्क आना है इसमें? तो आप बोलोगे हॉट सेलिंग लोकेशन होगी, प्राइम मार्केट होगा, तो उसमें ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा कस्टमर आएंगे तो क्या होगा? ज्यादा सेल्स होगा फिर से। तो अगेन यू आर बॉइलिंग डाउन टू सेल्स, तो ये भी सेल्स का रिपीटेशन है। मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट जो रहेगा, इससे प्रॉफिट पे क्या फर्क आएगा? इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, It is kind of investment. ये तो प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट हम करेंगे ऑलरेडी। प्रॉपर वर्ड यूज करना पड़ेगा, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज अ एक्सपेंसेस, यस। इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, ये एक तरह का एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ कि जो आपने करा वो वापस से रिटर्न होगा, बट ये एक्सपेंस है जो कि रिटर्न होगा या नहीं आपको नहीं पता, तो ये एक्सपेंस हो गया। मतलब ये ठीक है, दिस इज अ न्यू फैक्टर, बट एक्सपेंसेस हो गया। अब एक्सपेंसेस अगर है तो एक्सपेंसेस भी मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, राइट। नाउ ऑफर्स, अगेन ऑफर्स जो रहेगा, ऑफर्स आपको कभी प्रॉफिट नहीं दिलाएगा, ऑफर्स आपको सेल्स दिलाएगा। तो ऑफर्स इज अगेन बॉइलिंग डाउन टू सेल्स। वैरायटी, वैरायटी अगेन आपको प्रॉफिट नहीं दिलाएगी, इट इज गोइंग टू गिव यू सेल्स।
अलाइनमेंट ऑफ गुड्स, अलाइनमेंट ऑफ गुड मतलब आपने पहले मतलब सेक्शन कर दिया अलग अलग, बेकरी सेक्शन अलग रख दिया, गुड सेक्शन अलग रख दिया, अपीरल अलग रख दिया, समथिंग अलग कुछ रख दिया, डेयरी सेक्शन। तो ये जो है कहाँ पे कौन सी चीज अलाइन करनी है, इससे भी आपको कोई प्रॉफिट का फायदा, प्रॉफिट वगैरह नहीं मिलता। रादर इससे क्या होगा, इससे आपका सेल्स इंप्रूव होगा। तो ये सारी चीजें जो आपने लिस्ट आउट करवाई है सेल्स के लिए करिए कि सेल्स कैसे बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बोले तो प्रॉफिट किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मेजरली सेल्स के ऊपर कर रहा है, फिर और मार्जिन। मार्जिन पे कर रहा है, एंड देन थर्ड चीज इज एक्सपेंस पे कर रहा है। एक्सपेंस मतलब कैसे आप लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मे बी आपने मार्केटिंग कॉस्ट लिखा, मार्केटिंग कॉस्ट लिखा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी रेंट हो जाएगा, रेंट जो आप दे रहे हैं स्टोर का। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय सैलरी हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगला फैक्टर क्या हो सकता है, मे बी एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थॉट ऑफ, ऑपरेशनल कॉस्ट, मे बी इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी बोलेंगे ऑफ कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कंप्यूटर्स का कॉस्ट हो गया खरीदने का, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेंटेनेंस काइंड ऑफ। हाँ, मेंटेनेंस काइंड ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, राइट। तो ये सारे फैक्टर जो रहते हैं इससे प्रॉफिट डिपेंड करता है। इतना क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें? अब इसी में अगला क्वेश्चन कि अगर ये सब हम लोगों ने लिस्ट डाउन कर दिया तो इसमें से कोई मुझे ये बता सकता है कि इसमें से किस चीज से प्रॉफिट बढ़ेगा और किस चीज से प्रॉफिट कम होगा? नंबर ऑफ सेल्स इससे क्या होगा, से घटेगा बढ़ेगा। और मार्जिन से बढ़ेगा। सेल्स से इंक्रीज होगा, मार्जिन से जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतना प्रॉफिट करेक्ट, होगा। करेक्ट, अभी करेक्ट वर्ड बोले आप लोग। इंक्रीज ना तो सेल्स से होगा ना मार्जिन से होगा, बट मार्जिन इंक्रीज करने के साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ऐसा बोलोगे तो ज्यादा बेटर वर्ड है कि आप मार्जिन इंक्रीज करो, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज करो, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, राइट। इसी तरह से एक्सपेंसेस, लेस होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज। एक्सपेंसेस इंक्रीज करोगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये एक तरह की रिलेशनशिप आ गई है प्रॉफिट वर्सेस सेल्स या प्रॉफिट वर्सेस अदर फैक्टर्स, ठीक है। अब इनकी रिलेशनशिप आ गई है कि प्रॉफिट इज समथिंग इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सेल्स, मार्जिन बढ़ाओगे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ाओगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, दो तरह के वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। एक वेरिएबल तो हमारे पास आ गया सेल्स वाला वेरिएबल, मार्जिन वाला वेरिएबल, एक्सपेंसेस वाला वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास ऐसा आ गया जिसको बोलते हैं प्रॉफिट वाला वेरिएबल। और इन वेरिएबल्स के बीच का एक इनहेरेंट रिलेशनशिप है, इनके बीच में अपने आप में एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कैसा, तो अभी मैंने बताया कि सेल्स और प्रॉफिट एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल्स बढ़ाओगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, सेल्स कम करोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सॉरी, सेल्स बढ़ाओगे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेल्स कम करोगे प्रॉफिट भी कम होगा, मार्जिन बढ़ाओगे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मार्जिन कम करोगे प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये एक तरह का रिलेशनशिप है इनमें, ठीक है। तो दो वेरिएबल जिनमें एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ता है और एक को कम करने पर दूसरा भी कम करता है। तो ये जो वेरिएबल होते हैं ये कहलाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मे बी वी कैन से दैट पॉजिटिवली कोरिलेटेड वेरिएबल। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कोरिलेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। सो कोरिलेशन, ये क्या होता है कोरिलेशन? कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जब भी हमारे पास दो वेरिएबल है, लाइक प्रॉफिट है और सेल्स है, तो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज कोरिलेशन, राइट। और अगर एक बढ़ाने पर दूसरा बढ़े और एक कम करने पर दूसरा कम भी हो, तो इन दोनों, ये जो रिलेशन है कि एक बढ़ाया दूसरा बढ़ा, एक कम किया दूसरा कम हुआ, ये कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एक बढ़ाओ दूसरा बढ़ेगा, एक घटाओ दूसरा घटेगा। एंड देन इसी तरह से अगर ये दो वेरिएबल लेंगे, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, तो इसमें क्या हुआ, एक्सपेंसेस को बढ़ाओगे प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंसेस को आपने कम किया प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये जो रिलेशन है कि एक बढ़ाया दूसरा कम हो रहा है, दूसरा कम किया पहला बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। तो हमारे पास दो तरह के कोरिलेशन आ गए, एक हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा हो गया नेगेटिव कोरिलेशन।
ठीक है, ये क्लियर हो गया कोरिलेशन का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ओके, अब ये जो हमारे पास रिलेशनशिप हमने देखी है, इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने देखा कोरिलेशन का कोरिलेशन, और कोरिलेशन में हमने देखा कि लेट्स से इफ आई मेक अ टेबल, तो अगर सपोज एक मैं टेबल फॉर्म करता हूं और उस टेबल में मैं पुराना डेटा उठा के लाता हूं, यानी पास्ट का डेटा लेता हूं सेम सुपर स्टोर से। यहाँ पे हमारे पास है सेल्स और यहाँ पे हमारे पास है प्रॉफिट। नाउ सेल्स वर्सेस प्रॉफिट का हम लोग डेटा लेने की कोशिश करते हैं। अगर ये डेटा लेंगे तो सेल्स हमारे पास लेट्स से 500 यूनिट है, 300 यूनिट है, 200 यूनिट है, 1000 यूनिट है, 600 यूनिट है। तो प्रॉफिट इसके अंदर, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सो लेट्स से सेल्स इज 500 यूनिट, जब सेल्स 500 यूनिट थी, प्रॉफिट हमारे पास 250 था। सेल्स 300 थी, ये 150 था। 200 100, 1000 500, 600 300, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हमारे पास। अब क्या आप ये रिलेशन देख के, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरा जो सेल्स है इस महीने मेरे पास 2000 का हुआ, तो क्या आप मुझे प्रॉफिट बता सकते हैं कितना है? यस सर। कितना है सर डिवाइड बाय 2 का मतलब फॉर्मूला चल रहा है तो 1000। करेक्ट, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास 1000 होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ का जो रिलेशनशिप दोनों का बना हुआ दिख रहा है वो क्या है, जो भी सेल्स हो रही है उसको हाफ कर देंगे तो प्रॉफिट आ रहा है। मतलब इस पूरे डेटा, जो हमारे पास पास का डेटा अवेलेबल है, उस पास के डेटा से हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इज जस्ट हाफ ऑफ द सेल्स। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? बाय डेटा हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसा दिख रहा है हमें। तो प्रॉफिट इज हाफ ऑफ सेल्स। तो बोले इसमें कौन सी नई चीज है? तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यस, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आपके समझने के लिए। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली कैसा होता है? तो प्रैक्टिकली अगेन हमारे पास डेटा रहेगा और उसके अंदर प्रॉफिट और सेल्स की रिलेशनशिप रहेगी ना। प्रॉफिट और सेल्स की रिलेशनशिप जो रहेगी वो एग्जैक्टली ये नहीं होती, थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन भी होती है, क्योंकि ये कोई भी है, ये तो आपका रियल लाइफ सिनारियो है, राइट? ऐसा तो है नहीं कि मकडअप डेटा, यानी आप डेटा बना रहे हो, ये डेटा आप नहीं बना रहे हो, ये तो एक्चुअल डेटा हमारे पास आया है, मान लो सुपर स्टोर से। तो ये आ गया 500, ये आ गया 250, लेट से यहाँ पे आ गया 250, यहाँ पे आ गया 1200, यहाँ पे आ गया 1600, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मे बी समथिंग 650। अगर ऐसा रहेगा तो क्या आप मुझे कोई रिलेशनशिप बता सकते हैं यहाँ पे? इस चीज में कोई रिलेशनशिप है? प्रॉफिट और सेल्स की इस तरह की कोई रिलेशनशिप आपके पास आ रही हो क्या? पिछला वाला डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, 500 डिवाइडेड बाय 250, ये वो जो भी था आपने इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। अभी यहाँ पे कोई रिलेशनशिप आपके पास है क्या? हाफ से भी कम प्रॉफिट हो रहा है। वही, मतलब जो भी आप बोल रहे हो वो पता ही नहीं चल रहा हमको कि क्या रिलेशनशिप इसके अंदर होगी। हाफ से कम आप बोल रहे हो, बट यहाँ पे हाफ से कम नहीं है। यहाँ एग्जैक्टली हाफ है। यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो प्रॉफिट जो था वो हाफ से कम था, और यहाँ हाफ से ज्यादा था, यहाँ हाफ से थोड़ा और ज्यादा था, यहाँ पे भी ज्यादा है। तो कुछ जैसा रिलेशनशिप बन नहीं पा रहा ठीक से। बट कई बार बहुत सारा डेटा रहता है। अच्छा, कुछ एक टेंटेटिव रिलेशनशिप बना सकते हो मोटा मोटा? अभी तो यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट रिलेशनशिप थी, क्या यहाँ पे कोई मोटा मोटा रिलेशनशिप बना सकते हो, टेंटेटिव बना सकते हो? या अभी मैं बोलूंगा कि 2000 मेरे पास सेल्स है, प्रॉफिट कितना है, तो आपके पास बोलोगे वी कांट से एनीथिंग। ऐसा बोलोगे कांट से एनीथिंग, क्योंकि हमारे पास कोई रिलेशन है नहीं। तो मैं बोलूंगा अप्रोक्सीमेट बता सकते हो, ताकि मैं प्रोजेक्शंस कर सकूं आगे के लिए।
ऑफ कोर्स आपके पास पूरा सही फिगर नहीं होगा, बट जो भी आ रहा है वो मोटा मोटा अगर आप मुझे बता दो तो उसके हिसाब से मैं एम्प्लॉय सैलरी, एक्सपेंसेस या दूसरी चीजें प्लान कर लूंगा, या इन्वेस्टर्स को बता पाऊंगा कि भाई मेरा सेल्स सुपर स्टोर जो है वो इतना मोटा मोटा कमाता है, राइट। तो फिर उसके बाद आपको एक टेंटेटिव रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, और टेंटेटिव रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, मतलब वो डिपेंड कर रहा है कि आप क्या बना रहे हैं। इट मे बी समथिंग सेल्स का हाफ, या सेल्स का 0.4%, ऐसा कुछ बोल सकते हो। 0.4% ऑफ सेल्स इज समथिंग द प्रॉफिट इज, राइट। तो ये जो भी रिलेशनशिप आपने बनाई है, टेंटेटिव ही सही, पर जो भी आपने बनाई है, हाफ की जगह आपने बोल दिया 1/3, या कुछ भी आपने बोला, मुझे नहीं पता, बट आपने कुछ नया रिलेशनशिप ये वाला बना दिया। तो ये जो रिलेशनशिप बनाया है, ये कैसे बनाया? क्या आपने ऐसे ही रेंडमली बोल दिया, या फिर किसी मैथमेटिकली प्रूवन टेक्निक से करा है? कैसे करा है ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपसे बोला कि मोटा मोटा अंदाजा दो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू इंश्योर कि आप जो भी एक अप्रोक्सीमेशन दे रहे हो, दैट अप्रोक्सीमेशन इज एज क्लोज एज पॉसिबल। वो जितना अच्छे से अच्छा अप्रोक्सीमेशन दे पाओगे उतना अच्छा है। नहीं तो अगर आपको जस्ट कुछ भी बोलना है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज 1/4 सेल्स। तो क्वेश्चन यही है कि आपने 1/4 सेल्स क्यों नहीं बोला, आपने 1/3 सेल्स, 3.5 सेल्स क्यों नहीं बोला, या जो भी है, ऐसे के सब ये सारे रिलेशन क्यों नहीं बोले आपने। मतलब जो भी आप अप्रोक्सीमेशन भी दे रहे हो, वो अप्रोक्सीमेशन भी आपका एक्यूरेट होना चाहिए, एज एक्यूरेट एज पॉसिबल होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए कोई टेक्निक है आपके पास जिससे आप ये एज एक्यूरेट एज पॉसिबल रिलेशनशिप बना पाओ? कोई टेक्निक है? हाँ सर, पहले सेल्स प्रॉफिट को डिवाइड करके, जो जैसे सर 1/3 है, सो लाइक इट विल बी 0.33, सो करेक्ट। पर वो सर तो आपके पास एक ऑब्जर्वेशन नहीं है ना, आप सबको डिवाइड करना पड़ेगा, यस सर। फिर उसमें से कैसे निकालोगे? तो वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये जो भी आप बोल रहे हो दैट इज गुड, अगर आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे, जैसे 5 महीने का डेटा है, 5 मंथ्स डेटा, तो दैट्स फाइन, यू कैन डू इट। बट अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, लेट्स से 10,000 रोज, यहाँ पे ये तो एक एग्जांपल मैंने लिया है, बट 10,000 रोज होती है सपोज यहाँ पे, तो फिर वो करना आपके लिए क्या, 1/1 10,000 रोज को डिवाइड करके फिर बाकी चीजें करना थोड़ा सा ट्रिकियर, लंबा काम होता है, मैनुअल ज्यादा होता है। एंड एट द सेम टाइम और भी इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल होते तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर जब तक छोटा मोटा कुछ रिकॉर्ड है तो आप बोल सकते हैं, बट जब आपके पास बड़ा डेटा आता है जिसके अंदर बहुत सारी रोज होती है, तो फिर ये सब चीजें नजर कर पाना, डिराइव कर पाना रिलेटिवली बहुत महंगा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमको कोई साइंटिफिक टेक्निक की जरूरत होती है, स्टेटिस्टिकल टेक्निक की जरूरत होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन टेक्निक। तो रिग्रेशन टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। अब रिग्रेशन क्या होता है? तो रिग्रेशन टेक्निक मतलब क्या होता है? रिग्रेशन टेक्निक का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, रिग्रेशन इज अ प्रोसेस कि जिसके अंदर हम किसी चीज को, रिग्रेशन इज अ टेक्निक बाय विच वी ट्राई टू प्रिडिक्ट अ वेरिएबल। रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की आप कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन फ्यू अदर वेरिएबल्स। ठीक है। तो रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन अदर वेरिएबल्स। बहुत सारे दूसरे वेरिएबल्स के हेल्प से हम एक किसी वेरिएबल की वैल्यू को पता करने की कोशिश करते हैं। यही टेक्निक जो रहती है ये रिग्रेशन के है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को पता करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन सेल्स, एक्सपेंसेस, मार्जिन, सो ऑन एंड सो, राइट। ये क्लियर हुआ रिग्रेशन क्या होता है? हाँ। तो रिग्रेशन में हमारे पास एक जो वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू पता करनी रहेगी, और बाकी वेरिएबल रहेंगे जिनसे वैल्यू पता होगी अपने को, जिनके थ्रू हम लोग एक वाई की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल है, प्रॉफिट वाला वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमको पता चलेगी बेस्ड ऑन ये वाला ग्रुप, ये वाले वेरिएबल्स। ठीक है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू बेस्ड ऑन ये वाला वेरिएबल हमको पता चलेगी।
तो ये जो चीज होती है जिसमें ये वाला जो वेरिएबल है ये किसी पर बेस्ड है, ये वेरिएबल की वैल्यू जो रहेगी सर्टन अदर सेट ऑफ वेरिएबल पर बेस्ड है, इसलिए इस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये वेरिएबल्स सॉरी ये जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है, इसलिए ये वेरिएबल कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सर्टन अदर वेरिएबल्स पे। तो ये वेरिएबल जो है प्रॉफिट, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सेल्स कितनी होगी, एक्सपेंसेस कितने होंगे और मार्जिन कितना होगा। तो इन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्योंकि ये वेरिएबल्स जो है वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है अभी फिलहाल इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में, इस पूरी रिलेशनशिप में सेल्स, एक्सपेंसेस और मार्जिन जो है वो किसी और से डिराइव नहीं होके आ रहे हैं, बट प्रॉफिट जो है वो सेल्स से, मार्जिन से और एक्सपेंसेस से डिराइव हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये जो रहता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। कितना समझा अभी? यस। नाउ जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं y से, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x, मल्टीपल x, मतलब x1, x2, x3 ऐसा। तो x वाली जो भी चीज रहेगी वो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, और y मतलब क्या होता है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है? सो ये तो हम लोगों ने अभी बात करी। अब दोस्त हु वुड हैव लर्न मैथमेटिक्स, आई मीन जिनका मेजर मैथमेटिक्स था हाई स्कूल्स में, उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो छोड़ो वो क्वेश्चन, जरूरत नहीं है उस क्वेश्चन की, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। वैसे एनीबडी कैन गेस इट इफ आई नीड टू प्लॉट इट ओवर द ग्राफ। इसको अगर मुझे ग्राफ पर प्लॉट करना था, तो जब अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो जो शेप बन के आएगा वो शेप कैसा होगा? कर्व। कर्व आएगा। कर्व। ओके, बताता हूँ मैं कैसा आएगा वो। Straight line. स्ट्रेट लाइन आएगा, करेक्ट। Like चलो देखते हैं कैसे। single line that would be like 45 degrees. टिल्टेड 45 डिग्री, दैट मींस 45 डिग्री स्लोप, करेक्ट। तो पॉजिटिव स्लोप। हाँ, पॉजिटिव स्लोप। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है मैथमेटिकली। कैसे होती है वो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो लेट्स से हमने ग्राफ बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। वाई क्या था? तो मैंने बताया था जो भी ये चीज है ये वाई कहलाती है। तो प्रॉफिट हमारा वाई एक्सिस है और सेल्स हमारा एक्स होगा। ठीक है, तो चलो सेल्स को प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। सपोज ये 0 है यानी ओरिजिन है। ठीक है, तो समथिंग यहाँ पे अगर हमारे पास आएगा 100, देन आएगा 200, देन आएगा 300, देन आएगा 400, देन 500, 6, कहाँ तक है? 1000 तक है। 7, 8, 9 एंड देन 1000। ठीक है, एंड उसी तरह से यहाँ पे 0, ये आ गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड सो ऑन। ठीक, अब अगर इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे प्लॉट होगा? तो सबसे पहले हमने देखा कि सेल्स इज 500 एंड प्रॉफिट इज 250। सेल्स तो 500 है यानी यहाँ पे है, और प्रॉफिट 250 है। 250 मतलब 200 और 300 के बीच में कहीं पे यहाँ पे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। फिर उसके बाद अगला जो है 300 और 150। तो 300 और 150, ये 300 है और 150 किधर आएगा? 100 और 200 के बीच में ना, कहीं पे यहाँ पे। फिर उसके बाद 200 और 100, तो ये रहा 200 और 100।
फिर उसके बाद अगला है 1000 और 500, तो ये रहा 500 और ये रहा 1000। एंड सो ऑन। 600, 300, ये रहा 300 और ये रहा 600। तो ये जो सारे पॉइंट बने हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, ये जो सभी पॉइंट्स बने हैं इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा शेप, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। सो ये जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा से जो निकल के आया है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास किसका आया है, स्ट्रेट लाइन का। अब मैथमेटिकली अगर बात करेंगे तो मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है, मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, वो हमको अभी पढ़ना है। Y is equal to mx plus c. करेक्ट, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। जिनको पता है बहुत अच्छी चीज है मैथमेटिक्स, जिनको मैथमेटिक्स नहीं पता है वो अभी सिर्फ सुनो कि y इक्वल टू mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। क्या होता है m, क्या होता है इसकी हमें कोई जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को ये वाली इक्वेशन पता है y इक्वल टू mx प्लस सी, दे कैन स्टिक टू दिस इक्वेशन। बट जिनको नहीं पता तो उनके लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x। ठीक है, जो जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, सो यू कैन रिलेट, मतलब c इज बीटा 0 एंड देन m इज बीटा 1। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x, और यू कैन से दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 और बीटा 1 x। ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, जो कि जब आप प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन होती है, लाइन की भी इक्वेशन होती है, और लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन भी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर y मतलब हमारे पास क्या हो गया, तो y मतलब हमारे पास आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आपने डिपेंडेंट वेरिएबल समझा था, और x हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, एक है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास था प्रॉफिट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y क्या था, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y मतलब हमारे पास क्या था, प्रॉफिट। ठीक है, तो y की जगह आप लिख दो यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 टाइम्स ऑफ x। हमारे पास क्या था, तो x हमारे पास था सेल्स। तो अब हमारे पास x और y दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। यहाँ पर x और y दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए, और अगर आपको y की वैल्यू पता, अगर आपको x की वैल्यू पता होती है तो आप y की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, राइट। अगर आपको y की वैल्यू पता है तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, सॉरी, अगर आपको x की वैल्यू पता है तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y मैथमेटिकली। इतना समझा? यस सर। ओके, अगर ये समझ आ गया है तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो बोला कि अगर आपको y की वैल्यू पता है तो आप x की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, या x की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू पता कर सकते हैं, समथिंग जो भी बोला। तो कैसे पता चलेगा, तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन आई है, प्रॉफिट इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 टाइम्स ऑफ सेल्स। तो अगर आपको मान लो सेल्स की वैल्यू पता है, कितना था, 2000। सेल्स की वैल्यू 2000 है, तो उसको इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा। मैंने पूछा था प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बीटा 0 प्लस बीटा 1 टाइम्स ऑफ सेल्स, और सेल्स की वैल्यू कितनी थी, 2000। क्या प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास आ गई? नहीं, नो सर।
प्रॉफिट की वैल्यू लाने के लिए आपको चाहिए किसकी वैल्यू? बीटा बीटा 1 और बीटा 0। करेक्ट। तो बीटा 0 और बीटा 1 की वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, बीटा 0 और बीटा 1 की वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी। और बीटा 0 और बीटा 1 की वैल्यू पता करने के लिए जो हमारे पास एल्गोरिदम है, मतलब क्या ऐसी बेस्ट वैल्यू है बीटा 0 और बीटा 1 की जिससे हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाए प्रॉफिट का। तो ये जो चीज होती है, इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक होती है डेटा साइंस में, दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन टेक्निक। तो लीनियर रिग्रेशन जब आप रन करोगे, ये एक एल्गोरिदम होता है, दिस इज एन एल्गोरिदम, लीनियर रिग्रेशन इज ए एल्गोरिदम। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिदम होता है। जब हम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम को रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बीटा 0 की और बीटा 1 की वैल्यू आ जाती है। क्लियर? तो बीटा 0 और बीटा 1 की वैल्यू हमारे पास कैसे आती है? लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम रन करके। अभी समझा कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम रन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा एज एन आउटपुट? यस सर। ठीक है, चलो। तो अब हम ये एल्गोरिदम रन करते हैं और ये आउटपुट पता करने की कोशिश करते हैं कि हमको ये आउटपुट कैसे मिलेगा। बट लीनियर रिग्रेशन जब आप रन करोगे तो आपको क्या मिलना है एज एन आउटपुट? तो एज एन आउटपुट आपको बीटा 0 की वैल्यू पता चल जाएगी और बीटा 1 की वैल्यू पता चल जाएगी, और वही हमारा एम भी है। Sir, do we have any specific names for these two constants, beta 0 and beta 1? स्पेसिफिक क्या? सर कुछ नाम रह जाएगा इनका, मतलब बीटा हाँ, 0 को? नहीं, दे आर कॉल्ड एज बीटा 0 एंड बीटा 1, और we call it as a coefficients. Okay. Coefficients. Okay. So that is the overall outcome which we expect from linear regression. तो linear regression जब भी आप रन करोगे तो आपको बीटा वैल्यूज पता चलेगी, that is the outcome. अब होता क्या है पीछे मतलब लीनियर रिग्रेशन के बैकग्राउंड में क्या होता है? तो लीनियर रिग्रेशन के बैकग्राउंड में हम लोग करने की एक्चुअली कोशिश क्या करते हैं? तो एक्चुअली हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपको एक टेबल बना के बताया था और उस टेबल में कुछ रेंडमली वैल्यू डाल दी थी। यहाँ पे डाला था हमने 250, यहाँ पे हमने मान लो 500 डाला तो यहाँ पे आया था 250, यहाँ पे हमने डाला था 300 तो मे बी यहाँ पे सपोज 100 आ रहा है। ये हमारा हिस्टोरिक डेटा है। सपोज यहाँ पे 1000 डाल दोगे, यहाँ पे मान लो 700 आ रहा है या कुछ तो भी आ रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा ये जो चीजें आई हैं हिस्टोरिक, ये हमारे पास हिस्टोरिक डेटा है। हिस्टोरिक डेटा मतलब एज अ सुपर स्टोर मैनेजर आपके पास होगा हिस्टोरिक डेटा सुपर स्टोर का। हिस्टोरिक डेटा मतलब पिछले 10 साल का डेटा आपने मंगा लिया, उसमें ये पूछा कि 2 साल पहले अक्टूबर के मंथ में कितना सेल्स हुआ था, तो वो आपके पास ऑफ कोर्स होगा वो डेटा, और कितना प्रॉफिट हुआ था वो भी आपके पास होगा। पिछले साल जनवरी में कितना सेल्स हुआ था 300 यूनिट्स का, और प्रॉफिट कितना हुआ था, इतना हुआ था। तो ये डेटा आपके पास पहले से रहता है। इस डेटा के बेस पे आप क्या कोशिश करते हो? तो इस डेटा के बेस पे आप एक ऐसा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हो जिससे आपको फ्यूचर पता चल जाए। मतलब जिसको बोलते हैं ना, पास्ट ट्रेंड से हम फ्यूचर निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? इसी तरह का एक एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि अगर वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप जीतने के लिए कौन ज्यादा स्ट्रांग है? क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या फिर बांग्लादेश? इंडिया। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? सर क्योंकि उसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है और वर्ल्ड कप जीता है। वो तो पास्ट में हुआ ना, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। सर पास्ट डेटा से ही प्रिडिक्ट करेंगे। करेक्ट। तो प्रिडिक्शन कैसे होता है कि पास्ट में आपने क्या किया है उससे आप एक पोटेंशियल पता करने की कोशिश करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी पता करने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है कि हमारे पास पास्ट से सुपर स्टोर का डेटा अवेलेबल है कि भाई ये सुपर स्टोर के अंदर, सॉरी सुपर स्टोर में पास्ट में मे बी अक्टूबर मंथ में, सुपर स्टोर में पास्ट में अक्टूबर मंथ में सेल्स जो थी वो बहुत ज्यादा थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर पिछले साल अक्टूबर मंथ में सेल्स बहुत ज्यादा थी
मतलब 2020 में अक्टूबर मंथ में सेल्स बहुत ज्यादा थी, 2019 में भी अक्टूबर मंथ में सेल्स बहुत ज्यादा थी, 2018 में भी अक्टूबर मंथ में सेल्स बहुत ज्यादा थी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसके बेसिस पे कि 2021 में भी अक्टूबर मंथ में सेल्स हायर साइड रहेगी? यस। यस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, कोई रीजन है इसका? सर पास्ट डेटा। पास्ट ट्रेंड या पास्ट डेटा एक ये बोल सकते हैं। और जब ये तो हमने पास्ट डेटा के बेसिस पे बोल दिया, मतलब प्लेन डेटा साइंटिस्ट की टर्म में बोल दिया। बट अगर आप लॉजिकली इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पास्ट का डेटा देखेंगे, उससे आपको कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। तो ये इंडिकेशंस होते हैं डेटा साइंटिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपके लिए, कि आपने देखा कि हर बार अक्टूबर के मंथ में ही सेल्स ज्यादा होती है, ऐसा हमको ये इंडिकेशन समझ में आ रहा है। अगर ये इंडिकेशन आपको समझ में आ रहा है तो इसके बेसिस पे आप कुछ क्या कर सकते हैं, अब बिजनेस साइड ऑफ इट एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ठीक है, हर बार ये अक्टूबर में ही क्यों सेल्स ज्यादा हो जाती है। ये तो हमारे पास डेटा साइंटिस्ट का कंक्लूजन हो गया या इनसाइड हो गई कि एक डेटा साइंटिस्ट है या डेटा एनालिस्ट है, उसने ये कंक्लूजन निकाल के लाया कि अक्टूबर में हर बार सेल्स ज्यादा होती है। ये तो निकल गया। अब एज अ डेटा साइंटिस्ट आपने अपना काम कर दिया, एज अ डेटा एनालिस्ट आपने अपना काम कर दिया। नाउ फ्लिप टू बिजनेस साइड। एज अ बिजनेस आप इसको क्या बता सकते हैं, क्यों अक्टूबर में हर बार सेल्स ज्यादा हो जाती है? फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन या दिवाली का सीजन होता है, इसीलिए ये होता है ज्यादा। तो ये चीज है, ये आपको कोई डेटा साइंटिस्ट नहीं बताएगा, ये एज अ बिजनेस आपको पता करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एज वेल, कि किस बिजनेस में आप हो, एफएमसीजी में हो या किसी भी बैंकिंग में हो या जिसमें भी हो। तो जो भी बिजनेस है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये समझो कि ये जो इनसाइट आई है ये क्यों ऐसा मतलब रखती है, राइट। डेटा एनालिस्ट आपको क्या बता सकता है? डेटा एनालिस्ट आपको ये बता सकता है कि डेटा ऐसा कुछ बोल रहा है, डेटा हर बार बोल रहा है कि अक्टूबर में सेल्स ज्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद बिजनेस साइड में आपको क्या निकालना पड़ेगा, कि बिजनेस में आपको वो लॉजिक निकालना पड़ेगा कि ऐसा डेटा क्यों बोल रहा है, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। इसी तरह का अगला एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मे बी मे के टाइम पे अचानक से एसी का सेल्स जो रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये आपने एक पैटर्न निकाला, कोई बहुत बड़ा ऐसा नया पैटर्न आप निकाल के नहीं लाए, मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, बट कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी ऐसे बहुत सारे होते हैं डेटा में। बट आप ये बता रहे हैं कि मे के टाइम पे एसी का सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ऑफकोर्स ये जो रहता है पीक समर सीजन होता है, इसलिए सेल्स बढ़ जाता है। इसमें भी कुछ लोकेशन वाइज अगर आप डाल दोगे तो पता चलेगा, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पुणे में कंपेरेटिवली उतना नहीं बढ़ता है। रीजन, पुणे रिलेटिवली ठंडा एरिया है दिल्ली से कंपेरेटिवली। तो इस तरह की जो इनसाइड है वो डेटा एनालिस्ट की काम आता है, और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमको इक्वेशंस में, और उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो इतनी सारी चीजें आई, मैंने उसमें बताया कि हमारे पास जो डेटा रहेगा, उस डेटा को आपने क्या करना है, उसको अगर आप प्लॉट करोगे, यानी अलग अलग डेटा पॉइंट्स आएंगे, मतलब सपोज ये हमारे पास सेल्स है और ये हमारे पास प्रॉफिट है, तो सेल्स वर्सेस प्रॉफिट कुछ बनाने की कोशिश कर रहे रिलेशनशिप। तो सपोज हमारे पास एक डेटा पॉइंट ये आया है, दूसरा डेटा पॉइंट समवेयर यहाँ आया, तीसरा डेटा पॉइंट समवेयर यहाँ आया, और चौथा डेटा पॉइंट समवेयर फिर से यहाँ। तो क्या आप इससे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हो? एनीबॉडी कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश करेगा? ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स आए हैं हिस्टोरिक डेटा के, प्रॉफिट और सेल्स। तो क्या यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने की कोशिश करेगा? कोई बना सकता है स्ट्रेट लाइन? ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। नो, नहीं है, ओके। और मैं कहता हूँ ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन है। मे नॉट बी सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन हो, बट इसमें बहुत सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसको हम अगर देखे चले तो स्ट्रेट लाइन बनता है। बन सकती है, कुछ पॉइंट है जिसको लेके स्ट्रेट लाइन बन सकती है, बट आपको कितनी स्ट्रेट लाइन बनानी है? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स यू वांट टू ड्रॉ? एक ही बनानी है ना, कि प्रॉफिट सर एक ही बनानी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन तो। करेक्ट, आपको एक ही स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनानी है, जो कि आप ऐसा बोल पाओगे कि y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1x, ताकि आप उसके बेसिस पे तो आप सेल्स प्रेडिक्ट कर पाओगे। ये हमारा डेटा है, डेटा सेम एक ही डेटा है, उसी के अंदर हमको एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे हमारे पास जो था, हम बोल रहे कि अगर सेल्स 2000 है तो प्रॉफिट कितना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक ही इक्वेशन की जरूरत है। यहाँ पे हमारे पास डेटा पॉइंट तो मतलब ये डेटा पॉइंट है सपोज,
तो इनके बेसिस पे आपको एक इक्वेशन बनानी है, सिर्फ वन इक्वेशन आपको चाहिए जिसके अंदर आप ये वैल्यूज रखो और आपको आंसर मिल जाए। तो बट वो एक इक्वेशन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं बनेगी इन सारे डेटा पॉइंट से? चलो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। किसी ने ड्रॉ किया और उसने बोला यस एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है भाई एक बन गई। बट दूसरा आया, क्योंकि हर बंदा हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सोचता है, तो दूसरा बोलेगा नहीं ये नहीं, इससे हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन बनती है, ये भी तो बनती है। तीसरा बोलेगा बिल्कुल सही है बट आपने ये क्यों नहीं चुनी। कोई और बोलेगा कुछ और स्ट्रेट लाइन ढूंढ के लाएगा कुछ, तो कोई और इस तरह की स्ट्रेट लाइन ला सकता है। कौन गया? तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पे बन रही है। आपको क्या चाहिए? आपको तो सिर्फ एक चाहिए, कौन सी चुनोगे? मैक्सिमम पॉइंट्स। हाँ मैक्सिमम पॉइंट वाली, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आप तो वो स्ट्रेट लाइन चुनना शुरू करोगे जिसके ऊपर मैक्सिमम पॉइंट्स आते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जो कवर करती हो स्ट्रेट लाइन वही आप चुनोगे ना, आप कुछ भी तो नहीं चुनोगे। सो यू विल ट्राई टू सिलेक्ट अ स्ट्रेट लाइन विच विल हैव मल्टीपल डेटा पॉइंट्स ऑन इट, जिसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हो, आप वही वाली स्ट्रेट लाइन चुनने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसपे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आते हैं उसको आप बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन, तो बेस्ट फिट लाइन मतलब क्या? ऐसी लाइन जो कि ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट्स को कवर करती हो, राइट। जैसे यहाँ पे हम लोग ये वाली स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो इस पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 और 5 कवर हो रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 5 डेटा पॉइंट्स को कवर करती है। इसी तरह से ये जो रहेगी 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 को कवर करती है। फिर ये वाली जो रहेगी ये 3 पॉइंट्स को कवर करती है। ये जो रहेगी ये 2 को ही कवर करती है, ठीक है। तो आपके लिए अभी बेस्ट फिट लाइन कौन सी हो गई? ये वाली, ठीक है। तो जो लाइन होती है उसको बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं। तो बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी? सबसे बढ़िया लाइन कौन सी होगी जो कि इन डेटा पॉइंट्स पे फिट होती है? तो ऐसी लाइन जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को कवर करती है। क्या वो बेस्ट फिट लाइन हमारे पास हो सकती है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कवर करती है? सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? क्या आप यही चुनेंगे कि जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कवर करे या कुछ और? ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करने वाली। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करने वाली। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। ये 4 पॉइंट हमारे पास है, डेटा भी इस तरह का कुछ आया है हमारे पास। एक लाइन आपको ड्रॉ करनी थी, तो अब आपने एक और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी इस पूरे इस पे, और अभी जो आपने डेटा अभी जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई वो कुछ इस तरह की बनी। एक लाइन ये बनाई आपने और दूसरी लाइन जो थी वो ये। अब लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 उन दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है, 1 या 2? हाँ The line that has close proximity with the maximum data points. सही है। आप मुझे बताओ लाइन कौन सी अच्छी है? Line 1 या 2? वन और 2? क्योंकि उसमें ज्यादा पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। नहीं लॉजिक नहीं, आंसर। लॉजिक तो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लो। 1 1 ओके, 1 क्यों और 2 क्यों?
हाँ, वन एक जैसे कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है ऊपर। तो 1 ये रही हमारी, 1 बेटर है, एक आंसर आया। अभी बताओ 1 या 2? 2। 2 क्यों? अब लॉजिक बताओ। आपकी वॉइस अनस्टेबल है भावना, आपकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम शायद। ठीक है, एनीवेज कोई और कोई लॉजिक इसमें देना चाह रहा है? सर 2 में भी डेविएशन कम है सर स्ट्रेट लाइन से तो। मतलब एक सिंपल बात बोला जाए तो 2 जो रहेगी, 2 के ऊपर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स तो हमारे पास 2 ही आ रहे हैं। तो 2 के ऊपर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इसने कवर किए कितने? 2। और इसने डेटा पॉइंट्स कितने कवर किए? 4। बट स्टिल हम ये बोलेंगे कि 2 ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पॉइंट्स को के क्लोजर है, बहुत सारे पॉइंट्स के सबसे क्लोज में है। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग मोर पॉइंट्स। ये ज्यादा जनरलाइज तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर पा रही है, जबकि इसके अंदर ये जो लाइन है ये सिर्फ इन 4 पॉइंट को तो ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही है, बट बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, उनसे बहुत दूर है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि लाइन नंबर 2 ज्यादा अच्छी लाइन है, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द पॉइंट, जो कि बहुत सारे पॉइंट्स के पास में है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हम जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनाते टाइम, हाँ पूछो। सर लाइन नंबर 1 इज अंडर फिटिंग एक्चुअली। अब वो नहीं पता मुझे, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग क्या होता है, हम लोग उसकी बात करेंगे, थोड़े टाइम बात करेंगे। ठीक है, सो विल कम टू दैट पॉइंट, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग, बट वो अभी नहीं। ठीक, सो व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसी लाइन हु कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स, जो कि सारे डेटा पॉइंट्स के बहुत ज्यादा पास में होगी, वो हम लोग लाइन चुनने की कोशिश करेंगे। इसी को दूसरे शब्दों में बोलता हूँ मैं, एक एक्सेल में एग्जांपल बताता हूँ तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बिजली बंद करके अधिक लाइट चलाते हैं। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? स्क्रीन विजिबल है? एक्सेल शीट, ओके। सो ये हमारे पास सेल्स का डेटा है और ये है हमारे पास प्रॉफिट का। ठीक है, अब जो स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमको करना होता है प्रिडिक्शन कि भाई जो भी सेल्स होगी वो कितना प्रिडिक्ट होगा, जो भी सेल्स होगी वो कितनी होगी, ऐसा हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। तो प्रिडिक्शन कैसे होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास सेल्स थी, हमारे पास प्रॉफिट था। प्रॉफिट आप लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या पता करने की कोशिश कर रहे हो? एनीवेज आपको एक चीज तो ये मैं बता चुका हूँ कि भाई जो भी हमारे पास रहेगा वो बेस्ट फिट लाइन जो होगी इसी के बेसिस पे होगी। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है या ये जो चीजें हैं ये लाइन के ऊपर फिट करती है, ठीक है, बट एग्जैक्टली ये लाइन के ऊपर नहीं है। अगर हम ये लाइन की बात करेंगे तो आइडियली ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है इट शुड बी समवेयर हियर। ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. यस। हाँ ठीक, तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो सपोज ये आपने स्ट्रेट लाइन चुनी, ड्रॉ करी है, और एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट समवेयर ये रहा, तीसरा पॉइंट समवेयर ये रहा, चौथा पॉइंट समवेयर ये रहा। ये सब आपके पास पॉइंट्स हैं। तो देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज एरर। एरर क्या होता है? एरर मतलब कि हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये पास्ट ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन है विच इज हैविंग मोस्ट ऑफ द पॉइंट ऑन इट। तो अगर आप ब्राउन लाइन की बात करेंगे रेड पॉइंट्स के बेसिस पे, तो रेड और ब्राउन के बीच में यहाँ पे जितना आपको एक्सपेक्टेड था वहीं पे ही लाइन है,
मतलब यहाँ पे हमारे पास एरर की बात करेंगे तो एरर कितना है, 0 है। एरर 0 मतलब कोई एरर नहीं, एरर 0 मतलब कोई एरर नहीं। एक मिनट, हाँ, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज। हाँ, तो एरर मतलब क्या हो गया, एरर मतलब क्या होता है कि आपने एक्सपेक्ट किया था पॉइंट को लाइन के ऊपर आने का, और पॉइंट लाइन के ऊपर ही है, तो यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं है, 0 एरर है। हाउएवर यहाँ पे अगर आप बात करेंगे एरर की, तो ये जो चीज रहेगी कि भाई आइडियली ये जो पॉइंट है इट शुड बी लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, बट इस पे नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एरर। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरर, एरर इन प्रिडिक्शन, या जो भी आप बोलना चाहें। तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, ये एरर कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला टर्म जो मुझे बताना था आप लोगों को वो था एरर। एरर आपको समझ में आया एरर क्या होता है? एरर मतलब कि आइडियली लाइट पॉइंट शुड बी लाइंग ऑन द लाइन, बट वो लाइन पर नहीं होता, लाइन पे नहीं होता, तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज एरर। आइडियल लाइन कैसी होनी चाहिए, अच्छी लाइन कैसी होनी चाहिए, अच्छी लाइन में कितना एरर होना चाहिए आपके पास, मिनिमम एरर्स होना चाहिए। मिनिमम Zero. एरर 0 होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए? तो आइडियली एरर शुड बी मिनिमम, एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो आइडियली एरर जो होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए, मिनिमम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यही आप भी चाहें। अभी फिलहाल थोड़े थोड़े आपके पास एरर हैं, दैट्स व्हाई द लाइन इज नॉट गुड। ठीक है, तो आइडियली आपके पास एरर सबसे कम होना चाहिए। अब आप एरर मेजर कैसे करते हैं? तो एरर मेजर करने के लिए अलग अलग टर्म्स होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग एरर्स को मेजर कर सकते हैं। सर एरर को आउटलायर्स भी बोलते हैं क्या? नहीं, आउटलायर नहीं होता, आउटलायर अलग होता है। अब एरर को मेजर कैसे करते हैं? तो जो भी हमारे पास एरर रहता है, एक चीज है कि जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन के नीचे के साइड जो एरर्स आते हैं वो नेगेटिव एरर कहलाते हैं, और ऊपर के साइड जो आते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। ठीक है, मतलब लेट मी शेयर द स्क्रीनशॉट नाउ। तो सपोज हमने ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, और ये सेल्स का डेटा है, ये प्रॉफिट का डेटा, लेट्स पिक सेल्स हियर एंड देन प्रॉफिट। अब पुराना डेटा बता रहा हूँ मैं, मतलब हिस्टोरिक डेटा। तो सेल्स हमारे पास था 500, ये था लेट्स से 250। ठीक है, ये हमारे पास था 1000, ये हमारे पास था 450, ये हमारे पास था 800, ये हमारे पास आया 5, ये हमारे पास था 600, 350, 700, ये आया है 300, समथिंग ऑफ दिस। तो ये हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब ये एक्चुअल डेटा है। ये हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एक्चुअल डेटा डायरेक्टली जो स्टोर से कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा हम लोगों ने क्या करा, हमने समहाउ लीनियर रिग्रेशन लाइन यहाँ पे फिट करी, और लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट करने के बाद हमारे पास हमने उस लाइन के थ्रू ये प्रिडिक्ट किया। तो ये प्रिडिक्टेड प्रॉफिट, मतलब आपने लाइन करी, और लाइन करने के बाद जो भी डेटा आया उससे प्रिडिक्ट किया आपने कि प्रॉफिट कितना आएगा स्ट्रेट लाइन पे डालने के बाद, तो ये प्रिडिक्टेड प्रॉफिट आ गया। प्रिडिक्टेड प्रॉफिट लेट से हमारे पास आता है यहाँ पे 200, यहाँ पे आ गया 500 समथिंग, यहाँ पे हमारे पास आ गया 400, यहाँ पे आया 300, और यहाँ पे हमारे पास आया कितना 350। अब एक आपके पास आया एक्चुअल, मतलब असली में कितना था प्रॉफिट, और दूसरा था वो जो आपने प्रिडिक्ट किया था, यानी आपने बताया कि अगले महीने आपका प्रॉफिट होने वाला है लेट्स से 500। तो आपने जो बताया कि अगले महीने आपका प्रॉफिट होने वाला है 500 रुपीज, बट
जब अगला महीना आया और प्रॉफिट का कैलकुलेशन आया तो प्रॉफिट आपके पास आया 450। तो इसका मतलब 50 रुपए जो था, 50 रुपीज जो था, वो आपने क्या किया, 50 रुपीज आपने क्या किया, 50 रुपीज आपने ओवर प्रिडिक्ट किया, एक्स्ट्रा प्रिडिक्ट कर लिया, तो +50 आपका प्रॉफिट आ गया। यानी आपने जो था वो 50 रुपीज ओवर प्रिडिक्ट कर लिया, एक्स्ट्रा प्रिडिक्ट कर लिया, राइट। ऐसे ही आप निकालते हो। तो ये आपने क्या करा, ये आपका प्रिडिक्शन का एरर है, और वो एरर कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब आपने गलत प्रिडिक्ट किया। कितना गलत प्रिडिक्ट किया, 50 यूनिट गलत प्रिडिक्ट किया, और किधर 50 यूनिट गलत प्रिडिक्ट किया, ओवर प्रिडिक्ट कर डाला, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रिडिक्ट कर डाला 50 यूनिट। ये समझे आप लोग, 50 यूनिट ओवर प्रिडिक्ट। तो ये जो कॉलम हमारे पास रहेगा, ये एरर वाला कॉलम रहेगा, ठीक है, ये एरर है हमारे पास। अब अगर एरर का फॉर्मूला आप बोलोगे तो एरर का फॉर्मूला क्या होगा, एरर का फॉर्मूला ये होगा कि आपने जो प्रिडिक्ट किया उसमें से आपने ओरिजिनल को सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस ये। तो अगर आप ये माइनस ये करेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा। 50 यहाँ पे, जैसे आपने प्रिडिक्ट किया 200 प्रॉफिट होगा आपका, पर 250 प्रॉफिट हो गया, मतलब आपने 50 रुपए कम प्रिडिक्ट किया था प्रॉफिट को, ठीक है। ऐसे ही आप इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग प्रॉफिट की वैल्यू मिलती जा रही है। तो यहाँ पे 500 आपने प्रिडिक्ट किया, 450 हुआ, मतलब 50 रुपए आपने कम प्रिडिक्ट किया, ओवर प्रिडिक्ट किया। 400 प्रिडिक्ट किया था, 500 मिला, 100 रुपए कम प्रिडिक्ट किया। 300 प्रिडिक्ट किया था, 350 मिला, 50 कम प्रिडिक्ट किया, एंड 100। तो ये हमारे पास एरर्स आए। अब ये जो एरर आया, इस एरर को भी आप देखोगे तो एरर दोनों साइन के साथ है, पॉजिटिव साइन भी है यहाँ पे और नेगेटिव साइन भी। एरर हमारे पास ड्वेल दोनों साइन के साथ, पॉजिटिव साइन भी है और नेगेटिव साइन भी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा कि भाई हमने इस पूरे प्रिडिक्शन में, मतलब बेस्ट प्रिडिक्शन क्या होगा, तो अभी आपने बोला कि सबसे अच्छा प्रिडिक्शन जब होगा जब हमारे पास एरर या तो मिनिमम होगा या जीरो हो। जितना एरर कम होगा उतना प्रिडिक्शन आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल एरर निकालना पड़ेगा। तो टोटल एरर कैसे निकालोगे, एरर टोटल एरर कैसे निकलेगा, तो टोटल एरर इज नथिंग बट, टोटल एरर क्या होगा, सम होगा। किसका सम होगा, ये सारी यूनिट्स का। तो टोटल एरर कितना आया, 50 यूनिट, करेक्ट। इतना एरर आया, तो आपने अच्छा प्रेडिक्ट किया या बुरा किया, सिर्फ आपको 50 यूनिट का ही एरर आया है, तो प्रेडिक्शन अच्छा था या नहीं। हम्म, कोई बता पाएगा एरर कैसा है, ये अच्छा है, बुरा है, क्या है। तो वेरिएंस देखते हुए गुड है। अच्छा है, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाउ कैन वी से, मतलब बोल नहीं सकते ना, ये तो 6 मतलब 6 डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे हमने हाँ डेटा। हाँ, मैं सिर्फ इन 6 की बात कर रहा हूँ कि इन 6 पे एरर अच्छा है या बुरा है। चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये लाइन नंबर 1 है, उसका हमने एरर निकाला, ठीक है। अब लाइन नंबर 2 उसका एरर है, मतलब सपोज लाइन, एक और लाइन थी, उससे आपने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। और एक और लाइन आपने बनाई, ये हमारे पास है लाइन नंबर 1, और एक आपने और लाइन प्रिडिक्ट करी थी, तो उससे हमारे पास जो प्रॉफिट्स प्रिडिक्ट होके आए वो ये आया। तो मतलब टोटल 800 के अराउंड है, एंड 50 अगर वेरिएंस है तो अच्छा मार्जिन का। ये दूसरी लाइन हमारे पास थी जिसने ये प्रिडिक्टेड वैल्यू हमको दी, ठीक है। तो एरर निकाल लेते हैं, एरर फ्रॉम लाइन नंबर 2। एरर क्या आएगा, तो एरर हमारे पास आएगा प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल।
ठीक है, Second prediction is better. और टोटल क्या होगा? तो टोटल मतलब इन सबका समेशन। अब यहाँ पे हमारे पास कितना एरर आया? 50 यूनिट्स। तो लाइन नंबर 1 में भी 50 यूनिट का एरर है, लाइन नंबर 2 के थ्रू भी 50 यूनिट का एरर। कौन सी लाइन अच्छी है, लाइन नंबर 1 या लाइन नंबर 2? Line number 2. क्यों? एरर तो दोनों में 50 का है, -50 का। But the coefficient of variation is less. हम्म? समझा नहीं मैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? कौन सी लाइन बेटर है? हाँ बोलो। प्रिडिक्शन एग्जैक्ट है जैसा आप बता रहे हो इरशाद, बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों, हमको थोड़ी पता है ये सब चीजें, हमको तो सीधे ये पता होती है, और इसके बेसिस पे दोनों में एरर 50-50 का आ रहा है, तो मैं किसको चुनूं दोनों में से? दोनों सेम है, बट सेकंड वाले की प्रेडिक्टेबिलिटी बेटर है क्योंकि एक बार ही उसमें वेरिएंस दिखा है, बाकी सारे बराबर है। मतलब कहना ये, Maximum points are falling. हाँ, यहाँ पे अगर आप बोलेंगे इन सभी डेटा पॉइंट्स में, तो ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करके ला रहा है, एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर रहा है एकदम, सब एकदम बराबर प्रिडिक्ट करके ला रहा है इन सब डेटा पॉइंट्स में, सिर्फ यहाँ पे वेरिएशन। बट इसमें बोलेंगे तो हर एक बार ही ये गलत प्रिडिक्ट करके ला रहा है, हर एक लाइन में ये गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, फिर भी यहाँ पे एरर 50। तो ऐसा कैसे कि एरर 50 क्यों आ रहा है, एरर 50 क्यों आ रहा है? एरर 50 नहीं है एक्चुअली, टोटल एरर क्या है? सिर्फ 50 है यहाँ पे? नहीं, टोटल एरर हमारे पास क्या है? 50 + 50 + 50 + 200 एंड 250 + 50 + 50, राइट? टोटल 350 यूनिट्स का एरर है आपके पास। टोटल एरर की बात कर रहे हो तो टोटल एरर कितना है? 350 यूनिट्स का है, बट यहाँ पे कितना दिखा रहा है? वो 50। ऐसा क्यों? आइडियली ये टोटल एरर, Positive, negative are cancelling out. करेक्ट। तो टोटल एरर हमारे पास यहाँ पे 350 है, 50 नहीं है, 350 है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है कि नेगेटिव ने यहाँ पे पॉजिटिव को कैंसल आउट कर दिया है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो रहेंगे एक दूसरे को नलीफाई कर दिए, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। और ऐसा आ रहा है तो इसके कारण ओवरऑल एरर का जो वैल्यू है वो कम हो जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई आपका प्रिडिक्शन जो है वो बराबर से नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको ओवरकम कैसे करोगे? उसको ओवरकम कैसे करोगे? नेगेटिव को बोलो। नेगेटिव को अलग रखेंगे, पॉजिटिव को अलग रखेंगे। या तो ऐसा कर लो, या रिमूव नेगेटिव साइन, ऐसा भी तो कर, सिर्फ वैल्यू लो, सिर्फ वैल्यू लो, नेगेटिव साइन रिमूव करो। साइन का यहाँ पे मतलब नहीं है, टोटल एरर आपको लेना है तो रिमूव कैसे कर सकते हैं नेगेटिव साइन को? Absolute error. करेक्ट। तो नेगेटिव साइन रिमूव करने के लिए एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स में बोलते हैं जिसको एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? मॉड। जिनने मॉड टर्म सुना हो तो मॉड भी होता है। तो मॉड मतलब क्या होता है? मॉड मतलब कि जो भी नेगेटिव साइन है उसको हटा के सिर्फ वैल्यू वैल्यू लिख, तो यहाँ पे सिर्फ हम 50 लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 50 लिखेंगे, मतलब नेगेटिव साइन हटा दो, जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ऐसा कर सकते ऐसा। जब आप ऐसा करोगे तो आपको फिर जो रहेगा वो टोटल एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है जिसमें आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, एरर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, आपने क्या करा है यहाँ पे? एरर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू दी। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नेगेटिव साइन निकाल के जो वैल्यू आती है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो अगर आपने नेगेटिव साइन निकाल के एरर की सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू ली है तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। तो अगर आप सिर्फ एरर की एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली और एरर निकाल लिया, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर हम एवरेज भी लेते हैं, मतलब एवरेज एरर कितना है अगर आपको ये निकालना है। ये तो टोटल एरर हुआ, अभी तो आपने टोटल एरर निकाला, बट टोटल के बाद अगर आप मीन एरर निकालना चाह रहे हैं तो मीन कैसे निकालेंगे? तो मीन एरर यानी एवरेज एरर कितना है पर यूनिट, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं टोटल एरर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 6 ऑब्जर्वेशन है, तो ये मीन एरर है, ये मीन एरर यहाँ पे। इसी तरह से इसी को आप यहाँ पे रखना चाहेंगे
तो ये मीन एरर यहाँ पे भी 8.33 आया। हाउएवर यहाँ पे मीन एरर कितना आया 58.3। एक्चुअल मीन एरर यहाँ पे 58.33 है, बहुत ज्यादा मीन एरर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एरर है ही। यहाँ पे सिर्फ ये नेगेटिव साइन के कारण बहुत कम आ रहा था, बट एक्चुअली ये नेगेटिव साइन के कारण कम नहीं है, एक्चुअली ज्यादा है। जबकि यहाँ यही जो चीज है, अगर आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखते तो दूसरी लाइन में जो मीन एरर रहेगा वो कितना है? दूसरी लाइन में मीन एरर, दूसरी लाइन में अभी भी मीन एरर 8.33। तो ये एक बेटर कंपैरिजन है दोनों लाइंस का, कि यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का कंपैरिजन लोगे तो एरर रेट जो है वो दूसरी लाइन में बहुत कम है पहले के कंपेयर। ठीक है, तो इस तरह से आप एरर कैलकुलेट करते हैं कि जो आपने प्रेडिक्शन किया उसका एरर कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो आप बता सकते हैं कि अभी लाइन नंबर 1 इज लाइन नंबर 2 इज वे बेटर देन लाइन नंबर 1 बाय मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक तरीका तो ये रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, MAE कहलाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। एक तरीका तो ये है नेगेटिव साइन हटाने का। अब नेगेटिव साइन हटाने का एक तरीका आपने ये लिया, और कैसे हटा सकते हैं नेगेटिव साइन? किसी को और कुछ ध्यान आ रहा है? और कोई तरीका? और किसी तरीके से नेगेटिव साइन हटा सकते हो क्या आप? हम्म, और कोई तरीका है जिससे हटाया जा सकता है नेगेटिव साइन? नहीं पता सर। नहीं पता? ओके, एक मिनट। दूसरा तरीका होता है स्क्वायर करना। स्क्वायर करना मतलब हर वैल्यू का स्क्वायर निकाल दो, मतलब पावर 2 कर दो। तो अगर आप जानते हैं स्क्वायर मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा इतना मैथमेटिक्स तो, कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है? तो -2 वन -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4 4 होता है। करेक्ट, -4 नहीं होता, 4 होता है। तो जब दो नेगेटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है। जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव नंबर बन जाता है। ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना मतलब उसका स्क्वायर करना। तो नेगेटिव नेगेटिव स्क्वायर होगा, पॉजिटिव बन जाता है। वैसा करोगे तो नेगेटिव साइन हट जाता है। तो वैसा क्यों ना करें हम लोग, वो भी तो कर सकते हैं कि नहीं? राइट। तो अगर आपको वैसा करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, अपने आप वो नेगेटिव साइन हट जाएगा। स्क्वायर कैसे करेंगे? एक्सेल में एक कैप से पावर चढ़ती है 2, तो आप देखो आपने इसका स्क्वायर कर दिया, नेगेटिव साइन हट गया। ठीक है, ऐसे ही अभी सभी के लिए कर दो, तो सबके नेगेटिव साइन हट गए, सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। ये नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। सही है, ऐसा कर सकते हो? यस और नो? ऐसा कर सकते हैं क्या? Yes. नेगेटिव साइन हट गए, अच्छी बात हो गई। करें वैसा ही? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नेगेटिव साइन हट चुका है, बट नेगेटिव साइन हटाने के चक्कर में आपने एक और नई मुसीबत खड़ी कर ली। वो क्या था? एरर की जो वैल्यू आइडियली 350 होना चाहिए थी, वो आपने बढ़ा के कितनी कर दी? 2250। मतलब नेगेटिव साइन तो हट गया, बट उसके चक्कर में एरर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो फिर क्या करें? इस एरर को कम करो। बढ़ाया कैसे था? बढ़ाया कैसे था आपने? रूट कर देंगे। स्क्वायर से। है ना, तो स्क्वायर किया था। घटाना भी अपने को तो स्क्वायर से ही घटाएंगे हम लोग एनीवेज। बट अभी ये हमारे पास टोटल एरर है, ये टोटल एरर है। अभी एवरेज एरर कितना है? तो एवरेज अगर आप निकालोगे तो एवरेज मतलब क्या? ये जो भी आया है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। तो 6 से डिवाइड, इसको अगर आपने 6 से डिवाइड कर दिया, ये 6 से डिवाइड हुआ है, ये नंबर 6 से डिवाइड हो गया, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास एरर आ गया 3750, जो कि बहुत ज्यादा है एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअली इतना था
पर है बहुत ज्यादा गिवन। तो आपने बढ़ाया कैसे था एरर की वैल्यू को? एरर की वैल्यू को आपने बढ़ाया था स्क्वायर करने के बाद। तो कम भी कैसे करोगे? स्क्वायर रूट लेके। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरनेट अनस्टेबल है, आई कांट अंडरस्टैंड। तो आपने बढ़ाया था स्क्वायर लेके, कम कैसे करोगे? स्क्वायर रूट लेके। तो स्क्वायर रूट ले लो, किसका? इसका। तो स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं? स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये आपके पास टोटल एरर आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देखोगे तो एरर भी लाइन में आ गया है। तो ये एरर भी लगभग वही है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, मोटा मोटा वही है। थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट मोटा मोटा वही एरर आपके पास आ गया। तो दिस एरर जो आपने अभी निकाला है, इस एरर को आप लोग बोलते हैं, ये क्या है? मीन, सॉरी, ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर एरर। रूट मीन स्क्वायर एरर मतलब RMSE, रूट मीन स्क्वायर एरर। मतलब क्या? रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? RMSE और रूट मीन स्क्वायर एरर का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी एरर्स है सभी का स्क्वायर निकाल के तब उसका फिर उसको डिवाइड किया, फिर उसका रूट निकाला। हाँ, तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? पहले आपने रूट निकाला, तो रूट आपने यहाँ पे निकाला था स्क्वायर रूट से, ये देखो ये प्रॉब्लम है। तो रूट निकाला, फिर आपने क्या करा? रूट किसका निकाला? तो रूट आपने मीन का निकाला। तो मीन मतलब क्या था? तो मीन ऑफ एरर हमारे पास ये था, ये मीन एरर था, राइट? ये मीन एरर है। तो आपने रूट निकाला किसका? मीन ऑफ एरर का। मीन किसका था? स्क्वायर का था, क्योंकि यहाँ पे एरर्स के स्क्वायर थे। तो आपने क्या करा? सबसे पहले एरर्स का स्क्वायर किया, सबसे पहले आपने सारे एरर्स का स्क्वायर किया। फिर स्क्वायर आने के बाद जो भी वैल्यूज आई उनका एवरेज निकाला, ये एवरेज निकला यानी मीन निकला है। और मीन निकलने के बाद उनका क्या कर दिया? स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो स्क्वायर किया, मीन किया, फिर स्क्वायर रूट किया, इसीलिए ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ एरर, RMS। ठीक है, तो RMS ये क्यों कहलाता है? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर, RMS। ठीक है, तो ये दो हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं एरर निकालने के, RMSE और MAE, मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। दो तरीके से हम लोग एरर्स को निकालते हैं। और एक तो प्लेन एरर जो आपको समेशन करके एवरेज निकाल लो, तो वो मीन एरर होगा। तो एक है हमारे पास मीन एरर, ये हमारे पास होता है मीन एरर जब भी आपको एरर निकालना, बट दैट इज नॉट द राइट चॉइस टू डू। तो मीन एरर के थ्रू आप एरर निकाल सकते हो, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर के थ्रू निकाल सकते हो, या फिर रूट मीन स्क्वायर्ड एरर के थ्रू निकाल सकते हो। तीन अलग अलग तरीके से आपको एरर निकाल सकते हैं किसी भी कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, तब तक मैं ये सेव करके आपको सर्कुलेट कर देता हूँ। कोई एरर रहता है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप। कोई क्वेश्चन है किसी का? दोनों में से कौन सी बेटर टेक्निक रहती है? स्क्वायर रूट वाली अप्रोच रहती है ज्यादा बेटर, या मीन वाली जो मॉडुलस वाली एब्सोल्यूट? डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही होता है, ऐसा डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सी बेटर है, कौन सी अच्छी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे डिपेंड करता है। और उसके लिए मैं कुछ आपको इंडिकेशंस दूंगा आगे कि कैसे ये पहचानते कौन सा लिया जाए, राइट? वो मैं बताऊंगा आपको, बट मोटा मोटा वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। हम लोग चेक करते हैं उसके बेसिस पे ही बताते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सेल शीट भी फॉरवर्ड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। तो ये इस तरह से आप लोग एरर कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर हुआ लीनियर रिग्रेशन के अंदर ये हम लोगों ने कैसे सब किया है? सर पूछो। सर ये स्क्वायर ऑफ एरर वाला है ना, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो कुछ समझ नहीं आया, आप वापस बोलो। सर ये स्क्वायर ऑफ एरर बताया था ना आपने, रूट मीन स्क्वायर एरर RMSE,
तो जो वैल्यू और फाइंड आउट करके क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। क्या ये वापस रिपीट करने का बोल रहे हो? सर ये आपने बोला ना स्क्वायर ऑफ एरर, ये रूट मीन एंड स्क्वायर एरर, एक बार इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बता दीजिए ना आप। हाँ, वैल्यू क्या हुआ कि हमारे पास जो भी एरर थे, सबसे पहले उनका नेगेटिव साइन हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया। तो ये देखो स्क्वायर किया, स्क्वायर मतलब पावर 2 किया, तो ये स्क्वायर ऑफ एरर आ गया उससे। ठीक है, अब स्क्वायर ऑफ एरर के बाद आपने इन सबका समेशन किया, क्योंकि मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हो, एवरेज कैसे निकालते हो? एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? टोटल एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सारे वैल्यूज को जोड़ दिया जाए ना, एरर 1 प्लस एरर 2 प्लस एरर 3 प्लस एरर 4, इन सबको जोड़ो और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ऐसे तो आप एवरेज निकालते हो ना, राइट? अब ये तो आपने एवरेज निकाल लिया। हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एरर अब नहीं रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एरर्स के स्क्वायर पहले कर रहे हैं। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर करो, सबसे पहले स्क्वायर करो, फिर उनका मीन निकालो। तो मीन कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 4। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर्स का मीन हो गया, और स्क्वायर्स का मीन निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसलिए ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर एरर। ये ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, हर एरर का, हर एक एक एरर की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर करो। वो स्क्वायर करने के बाद सारे एरर्स का मीन निकालो, और मीन निकालने के बाद अंडर रूट ले लो। वही हम लोगों ने किया था उसमें। ठीक है, तो इस तरह से एरर कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास हुआ रिग्रेशन का एक तरीका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, रिग्रेशन क्यों यूज होता है और किस केस में यूज होता है? तो रिग्रेशन कब लगाओगे टेक्निक, ध्यान रखना। रिग्रेशन के लिए आपको चाहिए एक y वेरिएबल, एंड देन बाकी सब चाहिए आपको x वेरिएबल। लाइक यहाँ पे हमने लिया था प्रॉफिट, और यहाँ पे लिया था सेल्स, मार्जिन, एटसेट्रा, जो भी अलग अलग चीजें थी। ठीक है, अब इसमें जो y रहता है, यानी y वेरिएबल जो रहता है, वो y वेरिएबल हमारा हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जब हमारे पास y वेरिएबल कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, कंटिन्यूअस मतलब ऐसा कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअस रहती है, जैसे प्रॉफिट एक कंटिन्यूअस वेरिएबल हो सकता है, वेट किसी का भी कंटिन्यूअस हो सकता है, हाइट कंटिन्यूअस हो सकती है, मनी कंटिन्यूअस हो सकती है, राइट? कंटिन्यूअस टेम्परेचर। तो ये सब जो है, जब आपको आपका जो y वेरिएबल है जिसको प्रेडिक्ट करना है वो कंटिन्यूअस है, तो आपके पास जो टेक्निक लगती है वो रिग्रेशन लगती है। यानी रिग्रेशन टेक्निक कब लगेगी और किस केस में लगेगी? वो सारे यूज केसेस इंडस्ट्री के, वो सारे इंडस्ट्री के केसेस जहां पे आपका y वेरिएबल कंटिन्यूअस हो, वहीं पे ही रिग्रेशन टेक्निक का यूज होगा। ठीक है, तो रिग्रेशन टेक्निक कहाँ होगी? सिर्फ और सिर्फ उन सभी केसेस में जहां पे आपका y वेरिएबल कंटिन्यूअस है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अगर y वेरिएबल कंटिन्यूअस है तो उस ही केस में आपका रिग्रेशन टेक्निक लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ओके, देन मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास एक यूज केस है जिसमें आपको करना है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन मतलब कि आप क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको ये पता करना है कि वेदर ये जो ट्रांजेक्शन था ये जेन्युइन था या फ्रॉड। ट्रांजेक्शन
जेन्युइन ट्रांजेक्शन है या फ्रॉड है। तो ये अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कि जो भी गिवन ट्रांजेक्शन है वो जेन्युइन है या फ्रॉड है, इसमें रिग्रेशन टेक्निक लगेगी या नहीं लगेगी। जल्दी बताओ। कब लगती है रिग्रेशन टेक्निक? इसमें नहीं लगेगी सर, क्यों नहीं लगेगी? इट्स बाइनरी यस और नो। यस, इट इज बाइनरी। ये यस या नो है, मतलब ये कैटेगरिकल है। कैटेगरिकल है ना। कैटेगरिकल मतलब क्या? तो कैटेगरिकल मतलब वो डेटा पॉइंट या वो फील्ड जो किसी कैटेगरी को शो करती है। तो कैटेगरी यहाँ पे दो ही कैटेगरी है, एक तो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है और एक फ्रॉड ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन जेन्युइन है या फ्रॉड है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये कैटेगरिकल डेटा हो गया। तो अगर आपके पास डेटा कैटेगरिकल डेटा है तो फिर उस केस में रिग्रेशन टेक्निक नहीं लगती। तो रिग्रेशन टेक्निक कब नहीं लगती? जब आपके पास कैटेगरिकल ट्रांजेक्शन होता है या कैटेगरिकल वाई वेरिएबल होता है। अगर वाई वेरिएबल कैटेगरिकल है तो वहां रिग्रेशन नहीं, वहां लगता है क्लासिफिकेशन। वहां लगता है क्लासिफिकेशन। तो इस केस में क्लासिफिकेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो कि रिग्रेशन कब लगेगी। रिग्रेशन सिर्फ उस और उसी केस में लगती है जब ट्रांजैक्शन जो रहता है वो क्या रहता है? कंटिन्यूस इन नेचर। यानी वाई वेरिएबल जो रहता है वो कंटिन्यूस अगर होगा तो ही आप रिग्रेशन एनालिसिस लगा सकते हो, नहीं तो क्लासिफिकेशन लगता है अगर कैटेगरिकल रहता है। कुछ और एग्जांपल पुट करता हूँ। सपोज आपने लोन इशू किया है किसी कस्टमर को, और ये पता करना है कि वो जो कस्टमर है वो लोन को रीपे करेगा या नहीं रीपे करेगा। इस केस में रिग्रेशन लगेगा या क्लासिफिकेशन लगेगा? रिग्रेशन लगेगा क्यों? सर, क्योंकि लोन अगर उसको अगर इशू किया है तो फिर बहुत सारी कंडीशन देखी होगी, उसकी इनकम कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करेगा वो। ठीक है, तो मैं आपको बताया रिग्रेशन कब लगता है, सिर्फ यही दिमाग लगाया करो। रिग्रेशन कहाँ लगता है? अगर वाई वेरिएबल तुम्हारा कंटिन्यूस होगा। अगर वाई वेरिएबल कैटेगरिकल होगा तो क्लासिफिकेशन लगेगा। अब यहाँ पे वाई वेरिएबल यानी जो आपको प्रिडिक्ट करना है, जो पता करना है, वो आपको यही पता करना है कि पर्सन डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो हमारे पास है कैटेगरिकल है या कंटिन्यूस है? कैटेगरिकल। कैटेगरिकल है तो सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब इसी में है अगला, आपने किसी को लोन इश्यू करके दिया और लोन इश्यू करने के बाद मल्टीपल जो भी आपके फैक्टर्स रहते हैं वो असेस करके आपको पता करना है कि अगर, इसको बोलते हैं एलजीडी। एलजीडी मतलब क्या होता है? लोन गिवन डिफॉल्ट, सॉरी लॉस गिवन डिफॉल्ट। लॉस गिवन डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने लोन इश्यू करके दिया और इश्यू करने के बाद वो कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। डिफॉल्ट कर गया मतलब उसने लोन पे नहीं किया, तो आपको कितना लॉस होगा? कस्टमर को लोन दिया, लोन करने के बाद उसने डिफॉल्ट कर दिया और डिफॉल्ट करने के बाद यानी रीपे नहीं किया तो आप कितना लॉस करोगे? आपका कितना पैसा डूबेगा? ये आपको पता करना है। रिग्रेशन केस है, क्लासिफिकेशन केस? रिग्रेशन सर। क्यों? रिग्रेशन सर अब हमारे पास में डेटा कंटिन्यूस है ना। करेक्ट। तो अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट किया तो आपको लॉस जो होगा मे बी 20,000 रुपीज का होगा। किसी दूसरे केस में 3,500 का लॉस हो सकता है, किसी केस में जो हो सकता है 1 लाख का लॉस हो सकता है, किसी केस में 1.5 लाख का हो सकता है, या जो भी होगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये कंटिन्यूस डेटा है या कैटेगरिकल है? ये हमारे पास कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब कोई कैटेगरी जैसा यस नो टाइप का या मेल फीमेल या हाई मीडियम लो टाइप का नहीं है। ये तो वैल्यू है, नंबर है। नंबर है मतलब कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो क्या लगेगा? रिग्रेशन लगेगा। समझ रहे हो कब रिग्रेशन लगाएंगे, कब क्लासिफिकेशन लगाएंगे? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, मेरे यहाँ पावर कट हो गया था। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल सी यही बात है कि जिस भी केस में आपके पास डेटा कंटिन्यूस रहेगा तो रिग्रेशन लगेगा,
अगर कैटेगरिकल रहेगा तो क्लासिफिकेशन रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस में रिग्रेशन लगना है, कैटेगरिकल में क्लासिफिकेशन लगना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डेटा है लॉस गिवन डिफॉल्ट, मतलब अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट करता है, लोन रिपे नहीं करता, तो उसको कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान, तो नंबर नुकसान मतलब मनी में आएगा 2 लाख रुपीज या फिर 2.5 लाख रुपीज या 1 लाख रुपीज या 25,000 रुपीज और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये कंटिन्यूस डेटा है। अगर कंटिन्यूस डेटा आपको प्रिडिक्ट करना है यानी वाई वेरिएबल कंटिन्यूस है तो रिग्रेशन। बट अगर लोन किसी को दिया है और वो डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा तो वो यस नो वाला केस है। अगर यस नो वाला केस है तो, या कैटेगरिकल डेटा है तो कैटेगरिकल डेटा में हमारे पास क्लासिफिकेशन टेक्निक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, करेक्ट है, आगे बढ़ूं? यस सर। चल, अब ये करने के बाद अगला हमारे पास केस आता है रिग्रेशन में। अभी तक दो तरह से रिग्रेशन होता है, एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन और एक होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन मतलब आपके पास एक वाई वेरिएबल है और एक एक्स वेरिएबल है, तब आपके पास हो जाता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मतलब आपके पास एक वाई वेरिएबल है के अगेंस्ट मल्टीपल एक्स वेरिएबल। ये जो हमारे पास होगा ये जो रहता है दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल रिग्रेशन। समझा? जैसे अगर हमको प्रॉफिट प्रिडिक्ट करना है किसी सुपर स्टोर का, तो हमने देखा था प्रॉफिट ऑफ अ सुपर स्टोर डिपेंड्स अपॉन सेल्स। Those who are not talking, please go on mute. So प्रॉफिट डिपेंड करता है सेल्स पे, प्रॉफिट डिपेंड करता है ऑपरेटिंग मार्जिन पे, मार्जिन पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट पे, एक्सपेंसेस पे। तो अगर आपके पास इतने सारे वेरिएबल दे रखे हैं किसी डेटा के अंदर कि भाई हमने पिछले 5 साल में डेटा निकाला, उसके अंदर सेल्स की वैल्यू जो थी वो ये रही, एक्सपेंसेस की वैल्यू जो है वो ये रही, मे बी और कुछ अगर आप बोलोगे तो मार्जिन कितना था, मार्जिन कितना था, तो 20%, 10%, 5% एंड सो ऑन। अब आप इन सब वेरिएबल्स के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। तो अगर आपको ये प्रॉफिट यानी वाई वेरिएबल निकालना है बेस्ड ऑन ये सारे फैक्टर जिसमें मल्टीपल एक्स वेरिएबल्स है, उसके बेसिस पे आपको वाई निकालना है, तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। क्लियर? बहुत सिंपल, कुछ टफ है इसमें? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमने समझा। इसके बाद एक और टर्म हम लोग पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है? ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं अलग अलग, इसका डिटेल और एक्सप्लेनेशन जो रहेगा मैथमेटिकल टर्म में फॉर्मूले के साथ वो भी बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना सीखो ताकि कंफर्ट बनेगा आपका, देन उसको और इन डेप्थ डाइव करेंगे। आर स्क्वायर मतलब क्या होता है? तो आर स्क्वायर मतलब एक ऐसा मेजरमेंट है, एक ऐसा मेजरमेंट है जो कि आपको बताता है
कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कितना इन डेटा पॉइंट्स पे एक्सप्लेन कर पा रही है। मतलब एक ये रहेगा हमारे पास जिसके अंदर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऑलमोस्ट सारे डेटा पॉइंट्स आते हैं, आसपास ही रहते हैं उसी स्ट्रेट लाइन में, तो इसके लिए हमारे पास आर स्क्वायर अच्छा रहे, मतलब टूवर्ड्स 1 रहे। और अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है और जो डेटा पॉइंट्स है वो इस तरह के हैं, मतलब जिस भी स्ट्रेट लाइन में एरर ज्यादा होंगे या स्ट्रेट लाइन अगर डेटा पॉइंट्स को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी तो उस केस में हमारे पास आर स्क्वायर जो रहेगा वो 0 की तरफ होगा। तो आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर स्क्वायर इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और इसका क्या काम रहता है, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू रहती है, आर स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। जब भी लीनियर रिग्रेशन लगाओगे तो लीनियर रिग्रेशन में आर स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। आर स्क्वायर जितना 1 के क्लोजर रहता है लाइन उतनी अच्छी होती है, स्ट्रेट लाइन उतनी अच्छी तरीके से डेटा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती है। और आर स्क्वायर जितना 0 के करीब होता है लाइन उतनी खराब होती है, आपका लीनियर रिग्रेशन उतना खराब होता है, ठीक है। तो समझे आर स्क्वायर क्या काम आता है। आर स्क्वायर ये मेजर करने के काम आता है कि आपने जो भी स्ट्रेट लाइन बनाई है वो आपके डेटा पॉइंट्स को कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पा रही है। अगर आर स्क्वायर 1 के करीब जा रहा है मतलब लाइन इज गोइंग टूवर्ड्स गुड, और नॉर्मली ऐसे केसेस में एरर भी आपके पास कम होते हैं। अगर आर स्क्वायर 0 की तरफ जा रहा है तो एरर भी ज्यादा होंगे। अगर आर स्क्वायर 0 की तरफ है तो एरर ज्यादा होंगे, आर स्क्वायर 0 की तरफ कम है तो एरर भी कम। समझे। सर एक बार फिर समझा दीजिए, आर स्क्वायर है क्या, मतलब क्या काम आता सर। आर स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, जो कि आपको बताता है कि आपने जो भी स्ट्रेट लाइन बनाई है वो स्ट्रेट लाइन के आसपास आपके डेटा पॉइंट कितने हैं, मतलब वो स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली आपके डेटा पॉइंट से आती है या फिर बहुत सारे डेटा पॉइंट आपकी स्ट्रेट लाइन के आसपास ही आ रहे हैं। अगर ये डेटा पॉइंट ऐसे क्लोज क्लोज रहेंगे तो आपका आर स्क्वायर अच्छा होगा। और अगर आपके पास ये वाला केस आ गया जिसमें ये स्ट्रेट लाइन और डेटा पॉइंट सारे ऐसे हैं तो इस केस में आपका आर स्क्वायर 1 आएगा, अगर वो एग्जैक्टली उसी के ऊपर रहेगा तो इसमें हमारा आर स्क्वायर जो रहेगा वो होगा 1। तो अगर डेटा पॉइंट एग्जैक्टली ऑन स्ट्रेट लाइन है तो आर स्क्वायर जो रहेगा 1 के करीब होगा। अगर डेटा पॉइंट स्ट्रेट लाइन के आसपास ही है मतलब काफी क्लोजर है तो आर स्क्वायर जो है टूवर्ड्स 1 होगा, मतलब मे बी टूवर्ड्स 1 मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी लेट्स से 0.75 या 0.8 इस तरह की रहेगी। और अगर पॉइंट बहुत ही एकदम ही ऑल ओवर हो रहे हैं और लाइन कहीं अलग जा रही है, पॉइंट कहीं अलग लाइन कहीं अलग जा रही है, तो उस केस में आपका आर स्क्वायर जो रहेगा 0 के बहुत ज्यादा करीब होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा और ये कैसे आया वो भी बाद में बताऊंगा मैं आपको, पर अभी फिलहाल इतना समझो। आर स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो, तो ये आज लीनियर रिग्रेशन का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सीखा कि क्या क्या होता है लीनियर रिग्रेशन में, क्या करना चाहते हैं हम लोग, क्या अचीव करना चाहते हैं उसमें हम लोग, क्या क्या चीजें मेजरमेंट इसके अंदर होती है, कैसे उसके एरर कैलकुलेट करते हैं, और कौन कौन सी टर्म्स होती है लाइक आर स्क्वायर, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड सो ऑन एंड सो, ये सब हम लोगों ने देखा। अब इस लीनियर रिग्रेशन को देखने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन हम पाइथन में करेंगे, ये एल्गोरिदम हम पाइथन में रन करेंगे और डिफरेंट बिजनेस केसेस सॉल्व करेंगे। एक बिजनेस केस है एयरबीएनबी का, जो कि मैंने आपको डेटा पहले पास किया था, याद हो जिन लोगों ने माइस्क्यूएल पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने एयरबीएनबी का डेटा दिया था। उसी डेटा के ऊपर हम लोग लीनियर रिग्रेशन रन करके देखेंगे कि कैसे ये रन होता है और उससे कैसे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं।
और क्या क्या अलग अलग कंसिडरेशंस होते हैं वो सब हम लोग जानेंगे, बट नेक्स्ट डिस्कशन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक वापस हम लोग कनेक्ट होते हैं और फिर लीनियर रिग्रेशन पर आ जाते हैं। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन रहता है आपको तो पूछिए, अदरवाइज वी आर गुड टू क्लोज। एनी क्वेश्चन? तो स्टार्टिंग में आपने बताया था मशीन लर्निंग के बारे में कि हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, वो एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ। एक्चुअली नहीं, तो वो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, बट वो क्या था वो मैं बताया नहीं था। दो तरह की मशीन लर्निंग टेक्निक होती है, एक होती है सुपरवाइज्ड और दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड। ना सुपरवाइज को कैसे पहचानते हैं और अनसुपरवाइज को कैसे पहचानते हैं ये अभी मैंने नहीं बताया है, क्योंकि वो आपको अभी समझेगा नहीं, तो वो मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा उसके लिए टाइम दोगे, ठीक है। ओके ओके। चलो, और कोई क्वेश्चन है? एक्चुअली मुझे लगा कि मिस हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट। हाँ सर एक्चुअली मुझे लगा था कि मेरा मिस हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट। नहीं नहीं नहीं, वो मिस नहीं, मैंने बताया नहीं था, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर लेबल क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं वो मैंने उस टाइम पे समझाया नहीं था, इसलिए बता नहीं पा रहा था मैं फ्रंट पे, और बताऊंगा अभी तो समझेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा लेट समझेगा इसको और लेट ही एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। सर एक और टाइप की लोग बोलते हैं कि रीइंफोर्समेंट, तो वो किस कैटेगरी में आता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो रहता है ना सुपरवाइज में है ना अनसुपरवाइज में, वो ऑटो लर्निंग प्रोसेस होता है। जैसे आपका ये रहता है, ऑटोनोमस कार होता है। तो ऑटोनोमस कार मतलब ड्राइवरलेस कार है, अभी वो चलाएगा कार कंप्यूटर, तो अगर वो सीधे चल रहा है और सीधे चलते चलते मान लो कोई सिग्नल था और सिग्नल को वो जंप कर गया, तो उस केस में हम लोग उसको नेगेटिव पॉइंट देते हैं, पेनल्टी देते हैं। अगर वो सिग्नल आया और रुक गया मतलब उसने सही प्रोसेस फॉलो किया, अगर वो सही प्रोसेस फॉलो किया तो उसको रिवॉर्ड करते हैं, अगर उसने प्रोसेस को गलत किया तो पेनलाइज करते हैं। और बेस्ड ऑन दैट पेनल्टी एंड रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली सिस्टम लर्न करते रहता है। जैसे छोटा सा बच्चा रहता है 2 साल का या 1 साल का, तो 1 साल का बच्चा है, जब उसने पहली बार चलना शुरू किया होता है और चलते चलते वो गिर जाता है या चलते चलते वो किसी चीज से टकरा जाता है, तो पहली बार में तो टकराता है मतलब उसको पेनल्टी मिलती है, बट एट द सेम टाइम उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि अगर मैं चलते चलते दीवार से टकराऊंगा तो मुझे चोट पहुंचेगी, तो उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, और वो रजिस्टर हो जाता है तो अगली बार वो सेम मिस्टेक कमिट नहीं करता। मतलब क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बहुत सारा डेटा लेते हैं और बहुत सारी बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हर बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद सिस्टम को पेनल्टी मिल रही है या रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके बेसिस पे सिस्टम अपनी लर्निंग करता है कि भाई मैं दीवार से टकराऊंगा मुझे पेनल्टी मिलेगी, अगर मैं सीधे सीधे चलूंगा जहाँ पे कोई रास्ते में प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसके बेसिस पे वो लर्न करता जाता है और फिर वो देखता है कि मुझे रिवॉर्ड पिछली बार यहाँ मिला था तो लेट्स फॉलो दैट रूट, या वैसा चीज ही फॉलो करता है। तो उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आता है, वो एक टोटली डिफरेंट ब्रांच होती है। ठीक है, ऑलराइट। बट सर इंटरव्यूअर अगर पूछे कितने टाइप्स के होंगे तो क्या 2 ही से बोलना सही होगा? तो ही बोलते हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज, और उसका क्लियर डेफिनेशन भी होता है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ऑलराइट, तो फिर अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक हैव अ यू, नाइस डे। बाय।